हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग क्लास 9 के जो है चैप्टर मैटर आवर सराउंडिंग जो है पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में मैंने जो है आपको थोड़ी बहुत बेसिक बातें बताई हैं। अब आज थोड़ा उस चैप्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना, और चीजें अपने आप को पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी जो मैटर है ना उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया था, मैटर एक्चुअली में बनते कैसे हैं उसके लिए कुछ जो है पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। अब पोस्टुलेट मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक ऐसा एजम्पशन टाइप का मान लो तुम, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि कई सारे इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के पोस्टुलेट हैं। अब जैसे कोई एजम्पशन है ना, तो वो एजम्पशन का अगर प्रूव हो जाए तो उसको पोस्टुलेट बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग। जैसे मतलब मैं तुमसे बोलूंगी कि कल पानी बरसेगा, तो ये मेरा एजम्पशन था, और अगर कल पानी बरस गया तो मैंने जो आज बोला था ना कि कल पानी बरसेगा, ये क्या हो जाएगा, पोस्टुलेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मैटर के कई सारे पोस्टुलेट हैं, मेनली जो है 5 पोस्टुलेट हैं, और उसको ध्यान से आप सीखिए। और उसके बाद हम लोग जो आपके मैटर है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस, उनको हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी है, ऑल जितने भी मैटर है तुम्हारे पास, ऑल मैटर आर, जो भी है ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। जितने भी मैटर हैं ये किससे बने हैं, बोलो, मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो सब मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। अब देखो मैंने फिजिकल स्टेट में बताया था आपको कि पार्टिकल मतलब सब कुछ होता है। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, मॉलिक्यूल, सब एक ही चीज होती है। तो अब हमें देखना पोस्टुलेट में जो बोलता है वो स्टेटमेंट ये है कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स, और ना पार्टिकल्स को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूल। तो सारे मैटर किससे बनते हैं, पार्टिकल से, और पार्टिकल का मतलब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल रिफर्स टू एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। कुछ भी आप ईंट पत्थर जो भी आप बोलिए सब पार्टिकल ही है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पोस्टुलेट पे। तो सेकेंड पोस्टुलेट ये देखो ध्यान से, मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड लिक्विड जो भी गैसेस हैं, उसके पार्टिकल्स को हम लोग मान लेते हैं ये पार्टिकल है, और पार्टिकल को हम लोग स्फेरिकल जनरली माना करते हैं। कैसे माना करते हैं, स्फेरिकल। पार्टिकल को कैसे मानते हैं हम लोग, स्फेरिकल। तो मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल मान लो उसी मैटर का ये दूसरा वाला पार्टिकल है, ठीक है ना। तो दोनों पार्टिकल के बीच में देखो ध्यान से कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो हर पार्टिकल जो भी मॉलिक्यूल, जबकि आपके जो भी मैटर होते हैं उस मैटर के बीच में आप देखो क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या होता है, ये जो स्पेस आप मेजर कर रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या नाम हो गया इसका, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, सब एक ही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। दिमाग में बैठ रहा है ना, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर के बराबर है। तो तीसरा पोस्टुलेट ये बोलता है, ध्यान से देखते रहना। अब देखो ये मैटर है तो इसके पास मास है ना। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहीं आपने नाम सुना होगा, दो मासेस के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है, ठीक है। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो भी इसका डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड पॉइंट देखो जरा ध्यान से, इसको भी दिमाग में हम लोग बैठाते हैं कैसे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपके पार्टिकल होते हैं ना उसके बीच में एक फोर्स काम करता है। जो भी आपके पार्टिकल होते हैं इसके बीच में एक फोर्स काम करता है, ठीक ना। इसके बीच में क्या करता है, इसको बाइंड करने के लिए फोर्स काम करता है, और इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं, इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लिख दे रहा हूं मैं, बाकी आपको बताऊंगा। अट्रैक्शन होगा तभी जुड़ेगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जोड़ने वाले हैं, तो जोड़ने वाला फोर्स
पार्टिकल रिफर्स टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, है ना। यहाँ पे एक्सेट्रा भी लगा दो, और भी सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए सारे मेटल, सेकेंड पॉस्टुलेट ये है कि मेटल का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में स्पेस रहता है, और उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है ना, या इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है ना। मतलब ऐसे याद रखो, इसको शॉर्ट में आई, है ना, इंटर पार्टिकल स्पेस है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे आईपीएस, ठीक है। क्या बोलेंगे, आईपीएस। हम जानते होंगे, बहुत हम कंफ्यूज रहता है ना आईपीएस बनना, ठीक ना, आईएएस क्वालिफाई करना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इंटरमॉलिक्यूलर जो है स्पेस, यानी देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी आईएमएस, इंडियन मेडिकल साइंसेस, ठीक है ना। मतलब जे यहाँ आईपीएस आईएमएस सब वही सब है, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। फिर इसके बीच में जो फोर्स आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन, है ना, ऐसे हम लोग पुलिस फोर्स, जो भी आप बना लीजिए, इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है। तो ये तीन पॉस्टुलेट हो गए जो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर देखना ध्यान से, फिर से समझ लो, जो भी पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग कैसा मानते हैं, स्फेरिकल, ये भी इसी जंक्शन का पार्ट जो है पार्ट है, ठीक ना। तो ये हो गया कि जितने भी मैटर होते हैं पार्टिकल को हम लोग कैसा मानते हैं, साइज में स्फेरिकल, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ध्यान से, इनके बीच में जो गैप होता है उसको इंटर पार्टिकल स्पेस, और इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीन पॉस्टुलेट हो गए, ठीक है ना। फोर्थ पॉस्टुलेट ये है, ध्यान में रखते रहना, फोर्थ पॉस्टुलेट ये है कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, आईएमएफ या आईपीएम, जो भी आप बोलिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी इंटर पार्टिकल फोर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, अच्छे से याद रखते रहना, ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमेशा याद रखे रहिएगा, 1 डिवाइडेड बाई, ये देखना मैंने इसको किससे लिखा है, आर स्क्वायर। मतलब ये देखो क्या हो गया, आर क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस है। मतलब सिंपल सा अगर देखो ध्यान से, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई इंटर पार्टिकल स्पेस का स्क्वायर कर दूं मैं, दिमाग में ये बैठा होगा। तो ये है तुम्हारा फोर्थ पॉस्टुलेट, ठीक है ना। इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो इंटर पार्टिकल स्पेस की क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, बोलो, अगर आप इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ाएंगे, बढ़ाने को मैंने बोला था इनके जैसे लिखूंगा मैं, इंटर पार्टिकल स्पेस अगर बढ़ाएंगे तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, बोलो, ये अगर बढ़ेगा, इनवर्सली मतलब क्या होता है, ये घट जाएगा। दिमाग में इसको छाप लो, ठीक है ना। तो ये हो गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के फोर्थ पॉस्टुलेट, मतलब 4 पॉस्टुलेट हो गए। और इसी के बेसिस पे अभी देखना मैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को आपको क्लासिफाई कराऊंगा, सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे कैसे चीजें और आती हैं, ठीक ना। एक पॉस्टुलेट और रह गया है, और वो है तुम्हारा फिफ्थ पॉस्टुलेट। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट ये है तुम्हारा नंबर ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है ना। ये भी अपना कॉन्सेप्ट जो है पॉस्टुलेट ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का, नंबर ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है ना, ध्यान में रखे रहना, नंबर ऑफ फ्री सरफेस। तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस की हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस क्या होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ वे बाय विच 2 और मोर मैटर आर इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। जैसे ये सॉलिड है तो सॉलिड में हम कितने तरीके से दूसरे मैटर को जोड़ सकते हैं, चाहे सेम काइंड का चाहे डिफरेंट काइंड का। तो इसी जितना भी इसमें हर स्पेस अवेलेबल होगा, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है नंबर ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे, पूरा ये नंबर है, पूरा लिख दूं मैं, या नंबर ऑफ, या वे जो भी लिखिए आप लिखिए, नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे बाय विच, ठीक है ना, 2 और मोर मैटर आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, अच्छे से याद रखे रहिएगा, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना। तो ये दिमाग में छाप लो। तो ये है तुम्हारे फोर्थ जो है 5 पॉस्टुलेट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं एग्जांपल बता दूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये तो आप नोट कर ही लिए होंगे, ये देखिए ध्यान से,
इसका एग्जांपल देखिए आप, ठीक ना, फिफ्थ पोस्टुलेट के एग्जांपल। जैसे एग्जांपल देखो, अब मैं वही तीनों मैटर की बात कर लेता हूँ, ठीक ना। सॉलिड में कितना फ्री सरफेस होता है, सॉलिड में कितना फ्री सरफेस होता है, लिक्विड में कितना फ्री सरफेस होता है, और गैसेस में कितना फ्री सरफेस होता है, ठीक ना। यहाँ से ये नंबर ऑफ फ्री सरफेस, ये तुम्हें बताना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में कितने नंबर ऑफ फ्री सरफेस होते हैं, ठीक ना। चलिए बताइए जरा, ठीक ना। तो सॉलिड में कितने फ्री सरफेस होते हैं, लिक्विड में कितने फ्री सरफेस होते हैं, और गैसेस में कितने फ्री सरफेस होते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये आपका सॉलिड है। अब सॉलिड में नंबर ऑफ वे बाय विच ना इट अट्रैक्ट विद डिफरेंट मेटल्स या सेम काइंड ऑफ मेटल। सॉलिड है तो चाहे सॉलिड से जोड़ूं और चाहे लिक्विड से जोड़ूं। देखना ध्यान से, अगर ये सॉलिड है और अपना मार्कर भी सॉलिड है, तो हम चाहे जहां भी इस देखो मार्कर को इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखो कितने स्पेस अवेलेबल है जहां पे इस मार्कर को मैं जोड़ सकता हूं, कहीं भी जोड़ दूं ना, तो कितने फ्री सरफेस हो गई देखो, इनफाइनाइट, काउंट ही नहीं कर सकते आप, इतने स्पेस हैं। तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस आप देखिए जरा ध्यान से, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ फ्री सरफेस किसमें कितने होते हैं। ये टेबल में मैं अच्छे से बता दूं तो दिमाग में तुम्हें छप गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है कि आपका मैटर कौन सा है, ये देखो, और यहाँ लिखा है मैंने क्या, नंबर ऑफ फ्री सरफेस। ध्यान में लिख लेना इसको। तो सॉलिड में नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने हो गए, इनफाइनाइट। चलिए अब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं, ठीक ना। तो लिक्विड की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो अपने पास ये पानी बॉटल है, ये पानी बॉटल है, तो मैं बोलूं इसमें मुझे दूसरा मैटर ऐड करना है, तो मेरे पास कितने तरीके हैं दूसरे मैटर को ऐड करने के लिए। क्या मैं इसको इधर से पानी ऐड कर सकता हूँ, नहीं। नीचे से ऐड कर पाऊंगा, नहीं। मैं क्या करूं, इसका ढक्कन ओपन करूं, और ढक्कन ओपन करने के बाद ये देखो आराम से मैं इधर से मैटर मिक्स कर सकता हूं। तो मतलब ये कि जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड में केवल एक ही फ्री सरफेस होती है। लिक्विड में कितनी फ्री सरफेस होती है, ओनली वन लिक्विड होती है। अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है। जैसे तुम ऐसे सोचो, मान लो, ठीक है ना, नदी बह रही है, तो क्या तुम्हें अगर स्विमिंग करनी है तो नदी के अंदर से घुस के तो आओगे नहीं, जब भी जंप करोगे तो पानी में ऊपर से जंप करोगे। स्विमिंग करने अगर गए हो स्विमिंग पूल में, देखो जब भी जाओगे तो ऊपर से स्विमिंग पूल के अंदर से निकल के आते नहीं ना। तो ऐसे याद रखते रहना, लिक्विड में फ्री सरफेस कितनी होती है, 1। अच्छा, गैसेस में कितनी फ्री सरफेस होती है, गैसेस में कितनी फ्री सरफेस होती है, गैसेस में फ्री सरफेस कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0, ठीक ना। कैसे 0 हो गया, आप ऐसे सोचो, घर में गैस सिलेंडर है सबके यहाँ। अब गैस सिलेंडर अगर मान लो उसमें फ्री सरफेस होता तो बाहर की गैस उसके साथ में जुड़ जाती, और बाहर की गैसेस अगर मान लो सिलेंडर के अंदर चली जाती ऐसे करके, तो 14 kg शायद गैस रहती है। पता चलता है कि रोज ये सिलेंडर ब्लास्ट होता, तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के 5 पोस्टुलेट जो आपको ध्यान में रखे रहना है। अब हम लोग इसके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। ये सब दिमाग में एकदम छापते रहिएगा, सबका काम अपने को पड़ेगा। अभी सब धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड चैप्टर को करते चले जाएंगे। तो ये है तुम्हारा देखना काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब देखना काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पे सॉलिड और लिक्विड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कुछ चीजें और हैं जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली चीज है डिफ्यूजन किसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रूल बनाते चलते हैं ताकि आपको याद रहे। तो डिफ्यूजन ध्यान से देखना, डिफ्यूजन मैंने कल बोला था क्या था, इंटरमिक्सिंग फेनोमेनन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग फेनोमेनन ऑफ 2 और मोर मैटर, है ना। मेनली गैसेस में होता है इसलिए गैसेस में बोल रहा हूं। तो डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग फेनोमेनन ऑफ 2 और मोर मैटर। तो डिफ्यूजन जो होता है ना गैसेस में, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। मतलब जिस भी मैटर में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होगा उसमें डिफ्यूजन भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है ना। बहुत अच्छे से दिमाग में इसको छाप के रखे रहना, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं देखना, इसी के बेसिस पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे एक टर्म होता है, ठीक है ना, एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, देखो विस्कोसिटी, ये नया टर्म आ रहा है, इसको थोड़ा मैं तुम्हें सिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि क्या होती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी देखो क्या होती है, पहले दिमाग में इसको बैठाइए। तो जैसे देखो आपने जो है पढ़ा होगा कि जैसे ये मान लो सॉलिड सरफेस है ना, सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर अगर ये सॉलिड मूव करेगा तो कोई चीज आपको अच्छे से पता है, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। जो मैटर की टेम्परेचर भी है ना, अपने पोजीशन को चेंज करने का अपोज
जब आप इस पे मूव करेंगे इधर से इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर से इधर। तो मतलब याद रखो तुम, जैसे मान लो आपके पास एक मेटल ये है और एक मेटल ये है, ठीक है ना। तो ये मेटल का मान लो लेयर है, ये मान लो अपने पास क्या है, मेटल है, और इस मेटल का, ठीक है, ये है ऊपर वाला लेयर 1, ये जो मेटल है इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट लेयर है इसकी, और ये जो सेकेंड वाली है इसको मान लेता हूं मैं इस मेटल का लेयर 2 है ये, ठीक है, ये मैंने लेयर लिखा है, ठीक है। ये है तुम्हारा लेयर 1 और ये है तुम्हारा लेयर 2, ठीक है ना। तो जब मेटल जो है आपके मेटल मूव करते हैं तो इनके लेयर के बीच में, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, इसके लेयर के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है। और अगर ये जो मेटल है, ये लेयर है ना, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में अगर ये मान लो ये मेटल तुम्हारा इधर जा रहा है, मेटल किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। मेटल अगर उधर मूव करेगा तो उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहना। तो अगर ये मेटल, अभी मेटल का तुम्हारा मेटल मूव कर रहा था, ध्यान में रखते रहना, तो ये मेटल की लेयर 1 थी, मेटल का लेयर 2 था, ये है तुम्हारा मेटल। तो मेटल अगर मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर इधर जा रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपका मैटर किस टाइप का है। तो मैटर अगर देखो ये सॉलिड है, सॉलिड का मैटर है, तो ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नाम सुनते रहना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, बात समझ में। और अगर ये मैटर तुम्हारा लिक्विड है, ये मैटर तुम्हारा क्या है, लिक्विड है, ध्यान में रखे रहना, अगर ये मैटर तुम्हारा लिक्विड है तो इसी फोर्स को, इसी अपोजिट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। दिमाग में छप गया होगा, व्हाट इज द विस्कोसिटी एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो जो सॉलिड और सॉलिड लेयर के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और जो लिक्विड और लिक्विड लेयर के बीच में फोर्स लगता है, उसके मूवमेंट को रोकता है, ठीक है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है ना। जो सॉलिड के मूवमेंट फ्लो के जो मूवमेंट है या सॉलिड के फ्लो को ब्लॉक करता है, ठीक है ना, जो सॉलिड के चलने के जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और जो लिक्विड मूव करते हैं उसमें जो आपका जो है फोर्स लगता है मूव करने को रोकने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो जैसे मैं तुमसे बोलूं विस्कोसिटी हनी की ज्यादा होती है कि आपकी ड्रिंकिंग वाटर की ज्यादा होती है, बोलो। तो सबको पता होगा भाई, हनी देखो कम फ्लो करती है, बस में, और लिक्विड आपका ज्यादा फ्लो करता है। तो जो आपके मेटल फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या है, फ्लूइड का करेक्टर, यानी जो मेटल फ्लो करता है वो अच्छा फ्लूइड है, और जो मेटल फ्लो ना करे उसको अच्छा फ्लूइड हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखे रहनी है, ठीक है ना। तो ये है आपकी थोड़ी बहुत कहानी जो आपको और अच्छे से इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट करेगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इनके बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक ना। फिर बाद में एक टेबल बनाऊंगा, उसमें और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो जैसे देखो मैं तुमसे बोलूं कि अपने पास है सॉलिड, अपने पास है सॉलिड और अपने पास है लिक्विड, ध्यान में रखे रहना, लिक्विड है अपने पास, और अपने पास है मान लो गैसेस, ठीक है ना, और अपने पास है मान लो प्लाज्मा। चलो प्लाज्मा को भी कंपेयर कराता हूं मैं, ठीक है ना। और अपने पास है मान लो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। अब मैं एक एक चीज पूछूंगा और सब कुछ आप बताते रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, ये है मैंने लिखा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। इसके लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स F1 है, इसके लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स F2 है, इसके लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स F3 है, प्लाज्मा के लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स F4 है, और बोस-आइंस्टीन के लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स F5 है। तो आपको क्या करना है, इनके फोर्स का ऑर्डर आपको बताना है, ध्यान से देखते रहना। ये है, अब हमें बताना है इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर क्या होगा। चलिए इधर आंसर आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से लिखिए, फिर देखिएगा। मैंने फिर से क्वेश्चन रिपोर्ट कर दूं तो आपको अच्छा रहेगा। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, मैटर, यहाँ क्या लिखा है मैंने, देखो मैटर है ये, और मैटर आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी होते हैं, पता ही है आपको। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो F1 है, लिक्विड में F2 है, और गैसेस में F3 है, प्लाज्मा में F4 है, और बोस-आइंस्टीन में F5 है। इसका ऑर्डर आपको बताना है, ऑर्डर लिख दिया जाए। ऑर्डर आप बताइए कौन सा, ऑर्डर आप बताइए जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर,
ऑर्डर आप बताइए, इसका आप बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको समझता होगा डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, आपने पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग है ना, उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है, यहाँ साइड में चाहो लिख दो। जब भी तुमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट जिसमें हो उसको पहले लिखो, साइन ऐसे लगाओ और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, लोएस्ट। अच्छे से याद रखे रहना, ठीक ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर तुमसे पूछे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ कहीं। अगर तुमसे मान लो पूछे कभी भी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, लोएस्ट सबसे पहले लिखते हैं और हाईएस्ट सबसे बाद में लिखते हैं। तो आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आप बताइए, वीडियो को रोक करके सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे फोर्स का बताना था, मैंने एफ के सामने लिखा, मतलब फोर्स का। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, देखो F5 में। मैंने बोला था ना सुपर कूलिंग स्टेट, तो बोस आइंस्टीन के बाद ही सॉलिड बना था, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका हो गया, F5 का। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें हो गया, F1 में, ठीक है ना, ध्यान देते रहना। फिर उसके बाद F1 मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन BC में, फिर सॉलिड में, फिर किसमें हो जाएगा देखो लिक्विड में, फिर किसमें हो जाएगा देखो गैसेस में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, प्लाज्मा में। क्लियर हो गया सबका, जिसका मैच कर गया बहुत अच्छी बात है। चलिए और हम लोग देखते हैं अब इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस बताइए, ठीक है ना, उसके लिए क्या किया जाए। तो इंटर पार्टिकल स्पेस को डिस्टेंस इसको मान लेता हूं मैं R1 है, इसका इंटर पार्टिकल स्पेस R2 है, इसका इंटर पार्टिकल स्पेस R3 है, इसका इंटर पार्टिकल स्पेस R4 है और इसका इंटर पार्टिकल स्पेस R5 है। अब हमें यहाँ भी क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जरा इंटर पार्टिकल स्पेस को बताना है, ठीक है। वीडियो को रोक के इसको भी सॉल्व करिए। तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो सबसे ज्यादा होगा, तो आपको पता है प्लाज्मा में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया देखो R4। उससे कम डिस्टेंस किसमें होगी, गैसेस में, यानी R3। उससे कम डिस्टेंस किसमें होगा देखो लिक्विड में, यानी क्या हो गया I2। उससे कम डिस्टेंस किसमें होगा, तो वो होगा तुम्हारा सॉलिड में, यानी क्या हो गया R1। और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो किसमें हो जाएगी, R5 में। और अभी थोड़ी देर पहले देखो क्या बोला था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं सर। अब देखो कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करता हूं, मैं तुमसे बोलूं कि आप बताइए, ठीक है ना, मैक्सिमम डिफ्यूजन अकर्स इन, ध्यान से देखते रहना, मैक्सिमम डिफ्यूजन अकर्स इन, ठीक है ना। आपको मैक्सिमम डिफ्यूजन कराना है। पहला ऑप्शन है सॉलिड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन है गैस, ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, कुछ भी दे दिया जाए, मैक्सिमम डिफ्यूजन अकर्स इन, ठीक ना। बी ऑप्शन है बोथ, ठीक है ना, ए एंड बी, ठीक है ना। बताइए क्या आंसर मानेंगे, मैक्सिमम डिफ्यूजन किसमें होता है, तो मैक्सिमम डिफ्यूजन किसमें होता है बोलो, गैसेस में। क्यों, क्योंकि देखो डिफ्यूजन पहले मैंने बोला था कि जो डिफ्यूजन होता है, यानी जो डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। और इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसेस में। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैसेस में, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना। तो ये है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में, यानी मैटर आवर सराउंडिंग में सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई इतनी। अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, कि जो मैटर होते हैं ना, इसके कंपैरिजन का क्वेश्चन आपसे स्कूल एग्जाम में आता है कि आप डिफरेंस लिखिए सॉलिड लिक्विड गैसेस में। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कई सारे पॉइंट अब मैं बोलूंगा और वो सारे पॉइंट को आपको अच्छे से एग्जाम में याद करके पॉइंट वाइज लिख देना है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट जो है थोड़ी देर में हम आप सब पॉइंट को पढ़ते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है ना। फिर देखना ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद करिए, जो मैटर थे आपके प्राइमरी मैंने दो टाइप से क्लासिफाई किया था। एक किया था आपका क्या बोलो, एक था आपका इंटर कन्वर्टेबल और एक क्या था तुम्हारा कन्वर्टेबल। तो इंटर कन्वर्टेबल में सॉलिड लिक्विड गैसेस थे, ठीक है ना। तो सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे गैस में।
तो इसके बीच में कोई एक प्रोसेस हो रहा होगा, कोई एक मेथड होगा, ठीक ना, कोई एक तरीका होगा। तो इन मेथड के या इन प्रोसेस के नाम होते हैं। तो हमें क्या करना है, इंटर कन्वर्जन जो मैटर का होता है, उस मैटर के इंटर कन्वर्जन के जो प्रोसेस है उनके नाम क्या होते हैं, इनकी भी स्टडी करनी है। जैसे आपको याद आ रहा होगा ना, मेल्टिंग है ना, वेपोराइजेशन, समझ आ रहा होगा ना। तो ये सब चीजों को भी हमें बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है। तो यहाँ तक के वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से देखिए। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसका कंटिन्यू सेक्शन करते हैं। थैंक यू।